नमस्कार दोस्तों आज हम नेल पॉलिश वेब सीरीज की कहानी सुनने वाले हैं। और दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खून से लथपथ कैदी की ड्रेस में हम एक इंसान को देखते हैं जो ज़मीन पर गिरा हुआ है पर सांसें चल रही है। अगले सीन में हम इसे हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। नाम वीर सिंह, साथ में डॉक्टर और फेमस वकील सिद्धार्थ जयसिंह। डॉक्टर जयसिंह को बताते हैं कि इन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना सर बचा लिया, नहीं तो शायद ये जिंदा नहीं रहते। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद जयसिंह जब वापस डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि शरीर से तो ये ठीक हो रहे हैं पर इनका दिमाग ठीक होना नहीं चाहता। ये अपना नाम भूल चुके हैं, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इन्हें अलग से दवा के डोजेस देने पड़ते हैं। और फिर एक दिन इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। अब वीर सिंह कौन है, क्या है, ये जानने के लिए हम कहानी में 9 महीने पीछे जाते हैं, जहां हम एक खेल का मैदान देखते हैं जहां वीर सिंह बच्चों को स्पोर्ट्स सिखा रहा है कि तभी उनके दोस्त सुनील जो कि पुलिस में हैं वो अपने बच्चे को लेने के लिए आते हैं। वीर और उनमें थोड़ी देर बातचीत होती है। सुनील वीर को बताता है कि बच्चा हत्याकांड जिसमें 5 साल में 36 बच्चे मारे जा चुके हैं और इन्हें उनका इंचार्ज बना दिया गया है, जिसमें 5 साल में 0 अरेस्ट हुआ है, पर वीर उन्हें प्रमोशन की बधाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं 2 स्टूडेंट जंगल में किसी सुनसान जगह पर आते हुए दिखाई देते हैं। वो आपस में मस्ती करते हुए आ रहे थे कि अचानक उन्हें आग जलते हुए दिखाई देती है। वो देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या जल रहा है, और जैसे ही वो सामने पहुंचते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि वहां 2 बच्चों को जलाया जा रहा था जो लगभग पूरी तरह से जल चुके थे। पर ये दोनों मिलकर उस आग को बुझाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि 2 बच्चे आग में जलकर मर चुके हैं। इन दोनों को मिलाकर अब तक टोटल 38 बच्चे मारे जा चुके हैं। पुलिस उन 2 लड़कों से सवाल करती है कि तुम दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हो। ये बताते हैं कि ये दोनों एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो सांप को छोड़ने के लिए जंगल आए थे। तब उन्होंने यहाँ पर एक ब्लैक रंग की एक्सयूवी कार देखी। पुलिस अब हर जगह गाड़ी को चेक करने लगती है कि अचानक उन्हें काली रंग की एक्सयूवी दिख जाती है। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो उसका ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। जब ये गाड़ी खोलकर देखते हैं तो अंदर हर जगह खून लगे हुए थे। पुलिस उस गाड़ी के बारे में पता करते हुए एक फार्म हाउस तक पहुंचती है और वहां चेक करने लगती है। पुलिस फिर एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो वहां सारी चीज़ों को देखने के बाद वहां उन्हें एक बेसमेंट मिलता है। वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो चौंक जाते हैं। पुलिस वहां से तुरंत वीर सिंह के स्पोर्ट्स क्लब जाकर उन्हें 2 बच्चों के खून के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। सुनील जो कि वीर का दोस्त भी था उसे अपने कैबिन में बैठाता है और वीर से पूछता है कि दोस्त तुमने ये क्या किया। वीर कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं दिन भर बच्चों के साथ और शाम को तुम लोगों के साथ होता हूँ। बस 2 हफ्ते से मेरे चाचा की तबीयत खराब थी इसलिए मैं उनसे मिलने जाता था। वीर कहता है कि यार मुझे तुम पर भरोसा है, पर सुनील उसकी बातों पर कन्विंस नहीं होता है। इसके बाद हम अमित को देखते हैं जो पेशे से वकील है और अपनी फैमिली के साथ अपने बेटे का बर्थडे प्लानिंग कर रहा है। उसी समय उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि चाइल्ड किलर पकड़ा गया। पर जब उसे वीर का नाम बताया जाता है तो उसे थोड़ा डाउट होता है क्योंकि वीर अपने शहर में बच्चों के मदद के लिए जाना जाता था और अमित को वीर के खिलाफ केस लड़ना था। इसके बाद हम जय सिंह को देखते हैं, वो भी वकील है। उसे अपोजिशन पार्टी से कॉल आता है कि उन्हें वीर सिंह का केस लड़ना है और जितना भी है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अगर वीर सिंह बेगुनाह साबित होते हैं तो सरकार की छवि खराब हो जाएगी और जय सिंह को राज्यसभा का नॉमिनेशन भी मिल जाएगा। जय सिंह केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इधर अमित अपने केस पर लग जाता है और जय सिंह वीर से मिलने जेल जाता है और वो उसे बताता है कि पुलिस के हिसाब से अपने अंकल के घर जाते वक्त और वहाँ से आते वक्त तुम कहाँ कहाँ पर रुके थे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जय सिंह उसे यह भी बताता है कि वो उसका केस फ्री में लड़ रहा है। इधर जेल में वीर को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। वो उसे खाना खाने नहीं देते, उसे काम नहीं करने देते,
क्योंकि जेल में एक क्रिमिनल है जिसका नाम दादा सा है, उसकी नज़र वीर पर पड़ी हुई है। अब केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। सभी लोग कोर्ट में हाजिर हैं। जज के कहने पर अमित, जो कि वीर के खिलाफ इस केस को लड़ रहे हैं, वो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें वीर को वो जिम्मेदार मानते हैं उन 38 बच्चों के मर्डर का जो इस शहर में हुए हैं, और ये भी कि लास्ट 2 बच्चे जिनके शव आधा जले हुए थे, जिनकी वजह से पुलिस उन तक पहुंच पाई। इसके बाद जय सिंह अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में वीर का बचाव करते हुए उन्हें शहर के सबसे इज्जतदार लोगों में गिनते हैं, और ये भी कि वीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहकर इस देश की सेवा की है। इसके बाद इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों के स्पोर्ट्स में लगा दी, इसलिए इन पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना गलत है। इसके बाद अमित अपने पहले गवाह डीसीपी सुनील सचदेव को बुलाते हैं, जो बच्चों के हत्याकांड केस को लीड कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इन 2 बच्चों को मारने का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले 36 बच्चे मरे हैं, मतलब कातिल एक ही है। अमित पूछता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन वीर तक कैसे पहुंची। सुनील बताते हैं कि जिन 2 बच्चों ने पुलिस को फ़ोन किया था, उन्होंने एक काले रंग की एक्सयूवी कार का जिक्र किया था, जिसे नाकाबंदी में पकड़ लिया गया, जिसमें खून के कुछ धब्बे मिले थे। गाड़ी का जो नंबर था वो तो नकली था, लेकिन चेचिस नंबर से गाड़ी के ऑनर के बारे में पता चला, जो कि कन्नौज से था और उसका नाम हरपाल फेरा था, और उसने 5 साल पहले अकाल सिंह नाम के एक इंसान को गाड़ी दी थी, जो देखने में यंग था पर मोटा था। पर जब पुलिस ने पता किया तो इस तरह का कोई इंसान उन्हें नहीं मिला। पर फेरा ने उस फार्म हाउस के बारे में बताया जहां ये गाड़ी खड़ी रहती थी, और फार्म हाउस में तलाशी के दौरान बेसमेंट में उन्हें एक 7 साल का बच्चा मिला, जिसे बेड़ियों में बंद करके रखा गया था, और ये फार्म हाउस वीर सिंह का था। पर फार्म हाउस पर किसी तरह के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, क्योंकि ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद जय सिंह ने फिंगरप्रिंट वाले बात को पकड़ लिया कि जब किसी ने इन्हें देखा नहीं, फिंगरप्रिंट मिला नहीं, तो फिर आपने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया। यहाँ पर पहले दिन की हेयरिंग खत्म होती है। अगेन हम वीर को देखते हैं, जिसे जेल में परेशान किया जा रहा है। अगले हेयरिंग में फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिनके अनुसार 2 बच्चे जिनका नाम साम और सामला है, उन्हें गला घोंटकर मारा गया। उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। बच्चों के मुंह में स्किन के कुछ टुकड़े मिले हैं, जिसे लैब में भेजा गया है। शायद बच्चों ने मरने वाले का हाथ काट लिया था। अमित बताते हैं कि वीर के हाथ पर भी काटने के निशान हैं। इस पर जय सिंह कहते हैं कि ये क्रिकेट के बॉल से हुआ है। इसके बाद दूसरी डॉक्टर आती है और वो भी बताती है कि बच्चों के शरीर पर वीर सिंह का डीएनए मिला है, और बेसमेंट में कुछ कंडोम भी मिले हैं, जिसका यूज़ उन बच्चों पर किया गया है। पर जिस गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है, उस पर वीर सिंह का डीएनए नहीं मिला है। अमित कोर्ट को बताते हैं कि वीर सिंह बहुत चालाक है और ट्रेंड इंसान है, इसलिए इनका डीएनए गाड़ी पर नहीं मिला। अब वीर सिंह के वकील जय सिंह इस बात पर जोर डालते हैं कि अगर बच्चों के शरीर पर डीएनए है तो गाड़ी पर क्यों नहीं है। मतलब अमित ये तो प्रूफ कर रहे हैं कि क्राइम वीर के प्रॉपर्टी पर हुआ है, पर ये वीर नहीं किया है, ऐसा वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तभी पता चल सकता है जब बच्चों के मुंह में जो स्किन के टुकड़े मिले हैं, जब उनकी रिपोर्ट आ जाए। अगर उनका डीएनए और वीर सिंह का डीएनए मैच कर जाता है तो ये पता चल जाएगा कि इन बच्चों का मर्डर वीर सिंह ने ही किया है, पर रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी। इस केस को लेकर अमित बहुत परेशान है। अगली हियरिंग में अमित वीर के एक दोस्त को लेकर आता है, एक ऐसा दोस्त जो उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करता था। उसने भी अपने बातों में वीर पर इल्ज़ाम लगाए, और ये भी कि ये बहुत शातिर इंसान है जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का भी मर्डर कर सकता है। पर फिर जय सिंह ने वीर के दोस्त के बातों को गलत साबित कर दिया। पर अब इस केस में एक नया मोड़ आने वाला था। जय सिंह वीर से मिलने जेल जाता है, जहां वो बताता है कि बच्चे के मुंह में जो स्किन पाया गया है उसका डीएनए वीर के डीएनए से मैच कर गया है। मतलब अब वीर के लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी। पर जय सिंह ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डीएनए के परसेंटेज में सवाल खड़ा कर दूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी शाम वीर सिंह ने दादा साहब, जो कि जेल में उसे परेशान करता था,
उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर जो बाकी लोग थे वो वीर को बहुत मारते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां वीर सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में होने की वजह से जय सिंह जज और अमित को कन्विंस करता है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए इस ट्रायल को रोक दिया जाए। जज इस बात को मान लेते हैं। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर जय सिंह को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वीर शरीर से तो रिकवर हो रहा है पर मेंटली अनस्टेबल है। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कभी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वीर अपना नाम भूल जाता है। डॉक्टर वीर के चाल चलन और उनकी बातों में बहुत बदलाव नोटिस करने लगते हैं। और फिर एक दिन वीर को सब कुछ याद आ जाता है। जब नर्स उससे पूछती है कि बताओ हम तुम्हें क्या कह के बुलाएं, तो वीर कहता है कि मेरा नाम चारू रैना है। फिर वो नर्स से कहता है कि देखो ना, मेरे बाल बड़े बड़े थे, पता नहीं कब कटवा लिए। फिर एक दिन नर्स वीर को, जो अब चारू बन चुकी है, उसे रात में अकेले अपने बालों को सहलाते हुए देखती है। इसके बाद जय सिंह डॉक्टर के साथ वीर से मिलने आ जाता है। वीर के हाव भाव देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगे तो अभी तक जो हमने इस केस में काम किया है वो सब खराब हो जाएगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो अभी भी कहता है कि मैं चारू हूँ। जय इसकी बात सुनकर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद जब जय अमित और जज को सारी बात कहता है तो उन्हें लगता है कि वो नाटक कर रहा है। जय चाहता था कि ट्रायल को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, पर जज कहते हैं कि अब वो ठीक हो चुका है तो अब हम इस ट्रायल को डिले नहीं कर सकते हैं। अब वो वीर बनकर आए या चारू बनकर, उसे वापस जेल लाया जाता है। वहाँ पर वीर ने जिस आदमी की आंख फोड़ी थी वो वीर के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है। वीर जो कि चारू बन चुका था वो उसे रोक नहीं पाता। उसकी हरकतें अब बिल्कुल लड़की जैसी हो गई थी। अब सुनवाई वापस से शुरू हो जाती है, पर अब ये इंसान पूरी तरह से बदल चुका था। बात वहीं से शुरू होती है, डीएनए से। फोरेंसिक डॉक्टर के अनुसार डीएनए 70% मैच कर रहा है, पर जय ने भी सेम लैब से रिपोर्ट मंगाई जिसमें डीएनए 50% मैच कर रहा था। अमित और जय में आर्गुमेंट चल ही रहा था। अमित वीर को बार बार वीर कहकर पुकार रहा था। इतने में वीर अमित को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम चारू रैना है। पर अमित कहता है कि ये सब नाटक मत करो। कि तभी वीर अपना सर टेबल पर जोर जोर से मारने लगता है। जज को हियरिंग बीच में ही रोकनी पड़ती है। जज अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अब तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वीर ने जो कुछ भी वहाँ किया उस हालत में सुनवाई को कंटिन्यू करना मुश्किल है। अमित को लगता है कि यह इंसान पूरी तरह से ढोंग कर रहा है और जय चाहता है कि सुनवाई रोक दी जाए। इस पर जज कहते हैं हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सच में ये वीर है या चारू है। जज ने इसके लिए एक साइकियाट्रिस्ट को अपॉइंट किया और वीर को वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया। इसके बाद डॉक्टर नंदी को बुलाया जाता है। डॉक्टर नंदी के अनुसार ये एक मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस है, जहां पर इंसान अपने अंदर कम से कम 2 आइडेंटिटी को छुपा कर रख सकता है और जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो बाहर आता है। इसके बाद वीर को इन सब के सामने बुलाया जाता है। डॉक्टर उससे बात करते हैं, नाम पूछते हैं तो बताता है कि उसका नाम चारू रैना है और साथ में ये भी कि वो कश्मीर में रहता है, जहां उसके पति भी हैं और उसके बच्चे भी हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है और उन्हें छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो। चारू कहती है कि उसका नाम विनोद रैना है। चारू कहती है कि मैं बहुत बीमार थी और जब मैं होश में आई तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाती हूँ। चारू कहती है कि आप मेरे पति को बुला लीजिए, वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। डॉक्टर पूछते हैं कि हम उन्हें कैसे बुलाएं। चारू उनका फ़ोन नंबर बताती है। अमित तुरंत उस नंबर को डायल करके देता है। जज साहब उस डायल नंबर पर बात करते हैं। सामने जो आदमी बात कर रहा है उसका नाम विनोद है, जिसकी शादी चारू से हुई थी, लेकिन वो अपने पति को छोड़कर भाग गई है। अगली बार चारू के पति विनोद को बुलाया जाता है। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो चारू की तस्वीर मांगी जाती है। विनोद बताते हैं कि उनके और चारू की शादी 10 साल पहले हुई थी, पर वो दोनों शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में बताया और अपने बच्चे के बारे में बताया। फिर ये भी कि एक दिन वो सब कुछ छोड़कर भाग गई और अब विनोद की दूसरी शादी हो गई है। इसके बाद चारू यानी वीर
को उसके सामने लाया जाता है। इसके बाद चारू ने जब विनोद से बात करना शुरू किया तो उसकी सारी बातें सुनकर विनोद डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर अमित को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अमित इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता है। अमित कहता है कि इसका नार्को टेस्ट करवा कर देख सकते हैं, पर जय बोलता है कि जब वीर यहाँ मौजूद ही नहीं है तो नार्को टेस्ट के लिए जो परमिशन लेना है वो हम कैसे लेंगे। पर डॉक्टर कहते हैं कि इसका तरीका है, हम हिप्नोसिस कर कर देख सकते हैं। हिप्नोसिस से पता चल सकता है कि ये झूठ बोल रहा है या सच। इस बात पर सभी एग्री हो जाते हैं। वीर पर हिप्नोसिस शुरू की जाती है और अब हम चारू की कहानी सुनने वाले थे। डॉक्टर उसकी शादी के बारे में पूछते हैं। वो बोलती है कि वो अपने पति से नफरत करती थी क्योंकि वो बुढ़ा था, पर क्या करे, पति के साथ सोना था और कुछ समय के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या ऐसा लगा कि कोई और भी होना चाहिए था। इस पर चारू ने कहा कि वो एक इंसान से मिले जिसका नाम था रंजीत। रंजीत से मुलाकात के बाद इन दोनों में बातें होने लगी और धीरे धीरे ये रंजीत को पसंद करने लगी। चारू को रंजीत का साथ अच्छा लगने लगा। रंजीत जब भी गरीब बच्चों को देखता तो उन बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि लोग उसे जानते नहीं थे। पर वहाँ पर एक फैमिली थी जिसके 2 बच्चे थे और वो लोग गरीब थे। एक दिन रंजीत ने कहा कि उसकी दोस्ती एक बड़े बिजनेसमैन से हुई है, वो चाहे तो इन दोनों बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवा सकते हैं। चारू इस काम में रंजीत को हेल्प करती है। रंजीत दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद चारू किसी काम से मार्केट में गई थी। वहाँ उसकी नज़र एक घर पर जाती है जहाँ पर वो एक बच्चे को देखती है। वो बच्चा वही था जिन 2 बच्चों को चारू ने रंजीत के साथ भेजा था। वो उस बच्चे को देखकर परेशान हो जाती है। चारू ने इस बारे में रंजीत को बताया, पर रंजीत ने कहा कि वो दोनों ठीक है, पर चारू को विश्वास नहीं हुआ। उसने स्कूल को चिट्ठी लिख दी। कुछ दिन बाद स्कूल से एक लेटर आया। फिर चारू ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस जाकर उस बिजनेसमैन को पकड़ लेती है और उसके घर के कंपाउंड में 2 बच्चों की लाश मिलती है। चारू ने रंजीत के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद चारू ने खुद रंजीत से पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। रंजीत ने बताया कि वो रंजीत नहीं है, उसका नाम वीर सिंह है, जो एक अंडरकवर एजेंट है और इसलिए उसने चारू से झूठ कहा। पर चारू उसके बात का यकीन नहीं कर रही थी। पर वीर अपनी बातों से उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। पर वीर अपनी बातों में कन्विंस करते करते अचानक से चारू को जान से मार देता है और यहाँ चारू, रंजीत और वीर सिंह की कहानी खत्म हो जाती है। अब जज को फैसला करना था कि वो किसे दोषी मानते हैं। अगले दिन कोर्ट में अमित अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं, जिनके हिसाब से बच्चों के मुंह में वीर का ब्लड का डीएनए मिला है। इस बात को प्रूफ करते हैं कि इन्होंने ही बच्चों का मर्डर और रेप किया है। लेकिन वीर एक ट्रेंड इंसान है। इसने जानबूझकर अपनी प्रेमिका चारू, जो मर चुकी है, उसकी पर्सनालिटी को अपना लिया क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए अमित ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि वीर को उसके जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब बारी थी जय के क्लोजिंग स्टेटमेंट की। हिसाब से जब वीर पर ये सारे इल्ज़ाम लगे और उसे जेल में रखा गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसका रेप किया गया, तो उसे चारू याद आई, जिसे अपनी ड्यूटी के लिए उसे मारना पड़ा। पर वीर चारू को कभी भुला नहीं पाया। इसलिए इस ट्रॉमा में वीर का दिमाग चारू के पास चला गया, क्योंकि चारू ही उसे इन सब चीज़ों से बचा सकती थी। जय के हिसाब से वीर मर चुका है और अब जज के फैसले की बारी। जज कहते हैं कि हमारा शरीर वही करता है जो हमारा दिमाग उसे करने के लिए बोलता है, पर आज हमारे पास वो शरीर तो है पर वो दिमाग लापता है। इसलिए इस केस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। वीर को हॉस्पिटल में रखा जाएगा और उस पर हर दिन हर एक पल निगरानी रखी जाएगी। जिस दिन भी, जिस पल में भी ऐसा लगेगा कि वीर वापस आ गया है, उसी समय उसी दिन वो सारे केस इस पर लगा दिए जाएंगे। इस कहानी के आखिर में हम एक सीन में जब वीर की आंखों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वीर नाटक कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।